30 जून 2026 शाम होते होते शेयर बाजार से एक बड़ी खबर आई। अडानी पोर्ट्स ने केरल के विजिंजम पोर्ट में अपनी 49% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। खरीदने वाली कंपनी भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनियों में से एक MSC ग्रुप यानी कि मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी की पोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड थी। डील की कीमत 1.4 अरब डॉलर बताई गई। भारतीय रुपए में यह करीब 13,000 करोड़ रुपए थे। खबर बड़ी थी, इसीलिए बाजार में इसकी खूब चर्चा हुई। कई एक्सपर्ट्स का कहना था कि MSC से जुड़ने से विजिंजम पोर्ट को दुनिया के सबसे बड़े शिपिंग नेटवर्क का साथ मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो इससे सिर्फ अडानी ग्रुप ही नहीं बल्कि भारत के समुद्री कारोबार को भी बड़ा फायदा होगा। लेकिन अगले ही दिन पूरी कहानी बदल गई। मामला केरल विधानसभा पहुंच गया। वहां विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने सरकार से सवाल पूछा कि राज्य के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 49% की हिस्सेदारी बेची जा रही है, क्या सरकार को इसकी जानकारी है? तब मुख्यमंत्री VD सतीशन ने इस सवाल का जो जवाब दिया उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस डील की कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। सरकार को भी इस सौदे के बारे में मीडिया रिपोर्ट से पता चला। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक सरकार के पास इस शेयर ट्रांसफर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रपोजल नहीं आया है। तो बस फिर क्या था? यहीं से मामला बिजनेस डील से राजनीति की बहस में बदल गया। अडानी ग्रुप का कहना है कि MSC के आने से विजिंजम पोर्ट को फायदा होगा। यहाँ पहले से ज्यादा जहाज आएंगे। बांग्लादेश और अफ्रीका जैसे इलाकों से आने वाला कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल उठने लगे कि क्या किसी प्राइवेट कंपनी को अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार से मंजूरी लेना जरूरी नहीं? आखिर MSC इस पोर्ट में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है? अगर 49% हिस्सेदारी बिक गई तो क्या पोर्ट का कंट्रोल भी बदल जाएगा? इन सवालों के जवाब को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। दुनिया का ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड समुद्र के रास्ते से होता है। लाखों कंटेनर हर दिन एक देश से दूसरे देश की तरफ जाते हैं, लेकिन हर जहाज हर पोर्ट पर नहीं रुकता है। सिर्फ बड़े पोर्ट्स पर ही अलग अलग देशों से आने वाले बड़े कंटेनर उतरते हैं। फिर वहां से छोटे जहाजों के जरिए दूसरे देशों तक वो कंटेनर भेजे जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसशिपमेंट। एक लंबे समय तक भारत के पास अपना कोई ऐसा बड़ा डीप वाटर पोर्ट नहीं था जो किसी इंटरनेशनल शिपिंग लेन के पास हो। इसका नुकसान ये है कि एक तो सामान पहुंचने में वक्त ज्यादा लगता है और खर्च भी बढ़ जाता है। ऊपर से ट्रांसशिपमेंट से होने वाली कमाई भी भारत के बजाय दूसरे देशों के खाते में चली जाती है। मन में सवाल आ सकता है कि भारत के पास तो 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी समुद्री तटरेखा है। देश में इतने सारे पोर्ट्स हैं, जैसे कि मुंबई का JNPT, चेन्नई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, विशाखापत्तनम, कांडला, कोचीन और पारादीप पोर्ट। बावजूद इसके बड़े कंटेनर जहाज भारत आने से क्यों बचते थे? तो वजह थी पोर्ट्स की गहराई। असल में सिर्फ पोर्ट बना देना काफी नहीं होता, वहां समुद्र भी इतना गहरा होना चाहिए ताकि बड़े जहाज वहां पर रुक पाए। भारत के ज्यादातर पोर्ट्स शैलो ड्राफ्ट वाले हैं, यानी कि वहां पर पानी गहरा नहीं है। सिर्फ छोटे जहाज के लिए वो काफी होता है। इसलिए एक लंबे समय तक देश के सामने ये सवाल रहा कि क्या हम अपना ऐसा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं बना सकते हैं? अगर देश को अपना ट्रांसशिपमेंट हब बनाना है तो वो बनेगा कहाँ? अब ये ऐसा फैसला तो था नहीं कि नक्शा उठाया और समुद्र किनारे कोई भी जगह चुन ले। इसके लिए देखना जरूरी था कि कहाँ समुद्र सबसे ज्यादा गहरा है और कौन सी जगह इंटरनेशनल शिपिंग रूट के सबसे करीब पड़ती है, ताकि आने वाले कई सालों तक दुनिया के बड़े ट्रांसशिपमेंट हब से मुकाबला कर सके। ये डिस्कशन 1990 से चला आ रहा है। अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग समय पर इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की। कई स्टडीज हुई, फॉरेन एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए और सभी सवालों के जवाब में एक नाम सामने आया, विजिंजम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से कुछ ही दूरी पर बसा हुआ इलाका। विजिंजम में समुद्र 18 से 20 मीटर तक गहरा है। यहाँ बड़े जहाजों के लिए ड्रेजिंग करने यानी कि समुद्र को बार बार खोदकर गहरा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दुनिया के कई बड़े बंदरगाह हर साल सिर्फ ड्रेजिंग पर ही करोड़ों अरबों खर्च कर देते हैं, लेकिन विजिंजम में इसकी जरूरत ही नहीं थी। ऊपर से इसकी लोकेशन भी अच्छी थी। दुनिया का सबसे ज्यादा बिजी रूट जो यूरोप, खाड़ी देशों और अफ्रीका को सीधे ईस्ट एशिया से जोड़ता था, वो विजिंजम के बहुत पास से होकर गुजरता था। फिर 2015 में इस प्रोजेक्ट के लिए PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रखा गया। इसके लिए बिडिंग हुई, कई कंपनियों ने हिस्सा लिया और फाइनली ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिल गया।
विजिंजम पोर्ट बनाने के लिए अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी विजिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को डेवलपर चुना गया। इसके लिए एक कंसेशन एग्रीमेंट भी हुआ। 40 साल का लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक कंसेशन है जो कि 2055 तक के लिए बना है। इस कंसेशन एग्रीमेंट में ऑनरशिप को साफ तौर पर डिफाइन किया गया था। पोर्ट की जमीन, सी फेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रेक वाटर और जो भी कोर सिविल एसेट्स हैं वो सब विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड यानी कि VISL के अंडर रहेगा। ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है बल्कि पूरी तरह से केरल गवर्नमेंट के ऑन एंटिटी है। मतलब ये कि इस पूरे प्रोजेक्ट में जमीन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फाइनल ऑनरशिप सरकार के पास ही है। वहीं अडानी ग्रुप को एंड टू एंड एग्जीक्यूशन पार्टनर का रोल दिया गया। पोर्ट का डिजाइन यानी कि जहाज कहां आएंगे, किस तरह से डॉकिंग होगी, कार्गो कैसे हैंडल होगा, कितनी कैपेसिटी रखनी है और पूरा लेआउट कैसा होगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन जिसमें डीप वाटर ब्रेक वाटर बनाना है, पोर्ट स्ट्रक्चर खड़ा करना है, बड़े शिप्स के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है और हाई टेक इक्विपमेंट्स लगाना है। और इसके अलावा फाइनेंसिंग का पार्ट यानी कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा, वो फंडिंग कहां से आएगी और लंबे समय तक इस इन्वेस्टमेंट को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये सभी कामों का जिम्मा दिया गया अडानी ग्रुप को। इसके अलावा इस एग्रीमेंट में यह भी डिसाइड किया गया कि पोर्ट से जो भी इनकम जनरेट होगी उसका एक हिस्सा अडानी की कंपनी अपने पास रखेगी ताकि ऑपरेशंस और इन्वेस्टमेंट रिकवरी हो सके और दूसरा हिस्सा सरकार के पास जाएगा। लेकिन कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने के बाद पहले 15 साल तक पोर्ट से होने वाली कोई भी कमाई जो होगी वो सिर्फ अडानी ग्रुप के पास ही रहेगी। इसके बाद 16वें साल से केरल सरकार को उसकी कमाई का हिस्सा मिलना शुरू होगा। शुरुआत सिर्फ 1% से होगी, फिर हर साल इसमें 1% की बढ़ोतरी होगी यानी कि 17वें साल में 2%, 18वें में 3% और इसी तरह बढ़ते बढ़ते सरकार का हिस्सा आगे चलकर हो जाएगा 40%। हालांकि अग्रीमेंट को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। कैग ने मई 2017 की रिपोर्ट में इसे बहुत गड़बड़ बताया था। बोला कि बीच में नियम बदले गए, बिडिंग प्रोसेस में धांधली हुई, सिर्फ अडानी अकेला ऐसा बीडर रह गया जिसके बाद दूसरी कोई कंपनियां इस पूरे प्रोजेक्ट को ले ही नहीं पाई। कंसेशन पीरियड भी 30 से 40 साल तक कर दिया गया। रियल एस्टेट और लैंड मार्केज के जरिए अडानी को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाया गया, जबकि केरल सरकार 67% पैसा लगाने के बावजूद बहुत नुकसान में रहेगी। 2015 में जब एग्रीमेंट साइन हुआ तब सरकार दूसरी थी, लेकिन 2016 में सरकार बदल गई। लेफ्ट की सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रोजेक्ट रोकने की बजाय आगे बढ़ाने का फैसला लिया। अडानी ने पोर्ट का काम बरकरार रखा और 2025 में विजिंजम पोर्ट आंशिक रूप से ऑपरेशनल हो गया। लेकिन सवाल ये कि क्या अडानी ग्रुप को यह अधिकार था कि वो अपने शेयर को किसी और को बेच सकती है? इस सवाल का जवाब छिपा है एग्रीमेंट के स्टेक डायल्यूशन और ऑनरशिप चेंज क्लॉज में। इस पूरे कंसेशन एग्रीमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट लीगल बैकबोन यही है। तो रूल कहता है कि अडानी की कंपनी बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के अपना स्टेक 25% से ज्यादा नहीं सेल कर सकते। यानी कि अगर ऑनरशिप में कोई बड़ा चेंज करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट को पहले बताना होगा और उनकी परमिशन लेना जरूरी होगा। और इसी बात पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। अभी केरल गवर्नमेंट का कहना है कि उसे इस डील के बारे में प्रॉपर्ली इन्फॉर्म ही नहीं किया गया और ना ही फॉर्मल अप्रूवल प्रोसेस शुरू हुआ। कंसेशन एग्रीमेंट के हिसाब से ऐसा कोई भी बड़ा ऑनरशिप चेंज बिना अप्रूवल के टेक्निकली वैलिड नहीं माना जाएगा। ऊपर से पोर्ट सिर्फ बिजनेस एसेट तो है नहीं, ये इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है क्योंकि ये इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स के बहुत करीब है। इसमें नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी एंगल और ग्लोबल ट्रेड कंट्रोल भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब कोई बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो इसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट और मैरीटाइम रेगुलेटर्स भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसलिए केरल सरकार की जो आपत्ति है वो काफी हद तक इसी पूरे कानूनी ढांचे पर टिकी हुई है। लेकिन ये सब लिखित में होने के बावजूद भी अडानी ने 25% से ज्यादा की हिस्सेदारी क्यों बेची, ये सवाल खटक रहा है। कंपनी का कहना है कि ये सिर्फ हिस्सेदारी बेचने की डील नहीं है बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। अडानी ग्रुप के मुताबिक 49% स्टेक बेचने के बाद भी 51% की हिस्सेदारी और पोर्ट का मैनेजमेंट कंट्रोल उसी के पास रहेगा। कंपनी का यह भी मानना है कि MSC जैसे दुनिया के सबसे बड़े शिपिंग ग्रुप से जुड़ने से विजिंजम पोर्ट को सीधा फायदा मिलेगा क्योंकि MSC के हजारों कंटेनर जहाज दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में लगातार चलते रहते हैं। अगर वही कंपनी इस पोर्ट में हिस्सेदार बन जाती है तो जाहिर है कि वो अपने ज्यादा जहाज और ज्यादा कार्गो इसी पोर्ट पर लाने की कोशिश करेगी।
इससे पोर्ट पर कंटेनर का ट्रैफिक बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा और विजिंजम को एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब बनाने का जो गोल था वो भी पूरा हो जाएगा। ये जो मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी है, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है, लेकिन काम पूरी तरह से ये हर इलाके में करती है, दुनिया के हर एक कोने में। आज इसे दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी माना जाता है और पिछले करीब 50 साल में कंपनी ने अपने कारोबार को इतनी तेजी से बढ़ाया कि आज इसके पास 900 से ज़्यादा कंटेनर जहाज हैं। इसके जहाज दुनिया के लगभग हर बड़े पोर्ट पर पहुंचते हैं। एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो या अमेरिका, शायद ही कोई ऐसा बड़ा समुद्री रास्ता होगा जहां पर इसके जहाज ना चलते हों। और पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने सोचा कि सिर्फ जहाज चलाने से काम नहीं चलेगा, तो जिन पोर्ट्स पर उसके जहाज आते जाते हैं वहां भी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और इसी सोच के साथ उसने अपनी पोर्ट कंपनी टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड शुरू करी है और दुनिया के कई बड़े बंदरगाहों में इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर दिया है। इस कंपनी के लिए विजिंजम जैसे स्ट्रैटेजिक लोकेशन वाले डीप वाटर पोर्ट में स्टेक लेना फायदे का सौदा है। ऑपरेशंस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, कार्गो ट्रैफिक की गारंटी मिलेगी और लॉन्ग टर्म में कॉस्ट सेविंग हो सकती है। अडानी ग्रुप के लिए भी ये एक अच्छी और फायदेमंद डील है क्योंकि उन्हें बड़ा कैश इनफ्लो मिलेगा जिसे पोर्ट के एक्सपेंशन और दूसरे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर इस कंपनी के साथ अडानी की ये पार्टनरशिप कोई नई नहीं है। अडानी और एमएससी पहले भी गुजरात के पोर्ट पर और चेन्नई के पोर्ट पर एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए ये तीसरी बार का कोलैबोरेशन ट्रस्ट बेस्ड माना गया है। कुछ इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस डील से विजिंजम पोर्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। फिर जब इस साल अमेरिका इजराइल का ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ था तब भी पोर्ट को काफी फायदा हुआ था। शशि थरूर के मुताबिक मार्च 2026 में सिर्फ एक महीने के अंदर यहाँ पर 61 जहाज आए थे, उनका सामान उतरा था और आगे भेजा गया था और करीब करीब 100 शिप्स ऐसे थे जो लाइन में अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बात अगर पैसों की करें तो 2025 से लेकर 2026 में इस पोर्ट की कुल कमाई करीब 440 करोड़ रुपए रही, जबकि पहले फेज में ही करीब 7,700 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। इसमें से करीब 4,400 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप ने लगाए थे और इसी पैसे से पोर्ट के अंदर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ था। वहीं करीब 3,000 करोड़ रुपए केरल सरकार ने लगाए थे। इसमें करीब 1,200 करोड़ रुपए की वीजीएफ यानी कि वेबिलिटी गैप फंडिंग ग्रांट भी शामिल है। पोर्ट का दूसरा फेज जनवरी 2026 से शुरू भी हो चुका है, जिस पर करीब 16,000 करोड़ रुपए और खर्च किए जाने हैं। इसके बाद इस पोर्ट की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, यानी कि ज़्यादा जहाज आएंगे, कंटेनर्स आएंगे और जाहिर है कि कमाई भी आज के मुकाबले में कई गुना बढ़ सकती है। और शायद इसी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी यहाँ अरबों रुपए लगाने का फैसला कर रही है, क्योंकि वो सिर्फ आज की कमाई नहीं देख रही है बल्कि फ्यूचर का प्रॉफिट भी देख रही है। अब आगे आने वाले टाइम में इस डील को मंजूरी मिलती है या नहीं ये देखना होगा। ये फैसला सरकार और रेगुलेटरी संस्थाएं करेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।